बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 को। और चैप्टर तुम देख सकते हो, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो बच्चों पहले चैप्टर में मैंने पदार्थ के बारे में बताया है, पूरा डिटेल तुम्हें बताया है, तो तुम प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हो। और बच्चों यदि तुम हमारे चैनल से पढ़ते हो, हमेशा पढ़ते हो, रेगुलर पढ़ते हो, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ना। और बच्चों कमेंट करके जरूर बताना कि और क्या क्या चीजें तुम्हें पढ़नी है, तो मैं उसके भी वीडियो बना दूंगा। तो बच्चों हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, पदार्थ पढ़ा था। और पदार्थ में हम लोगों ने देखा था कि वे सारी चीजें जो कि स्थान घेरती हैं और साथ ही साथ उनमें कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ का बच्चों वर्गीकरण होता है, तो पदार्थ का वर्गीकरण भी तुम्हें अब समझना होगा। तो यदि हम लोग पदार्थ को वर्गीकरण करें बच्चों, तो दो तरीके से पदार्थों का वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं। पहला हो गया भौतिक रूप से पदार्थों का वर्गीकरण और दूसरा हो गया रासायनिक रूप से पदार्थों का वर्गीकरण। तो जब हम लोग भौतिक रूप से पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं तो पदार्थ को हम लोग 5 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें से 3 मैंने तुम्हें पढ़ाया है, ठोस, द्रव और गैस। ये क्या हो गया बच्चों, पदार्थ का भौतिक क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, उसका भौतिक क्या हो गया बताओ, वर्गीकरण हो गया। लेकिन जब रासायनिक वर्गीकरण हम लोग करेंगे तो पदार्थों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटेंगे, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। और इस चैप्टर में बच्चों हम लोग को इसी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, लेकिन बहुत सारी जानकारियां तुम्हें मिलनी है। तो यहां देख सकते हो शुद्ध पदार्थ हो गया और क्या हो गया, मिश्रण। तो हम लोग पदार्थ को रासायनिक रूप से वर्गीकरण करेंगे तो कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। पहले को बोलेंगे शुद्ध पदार्थ, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, मिश्रण। अब जो शुद्ध पदार्थ है बच्चों वह भी 2 प्रकार का होगा, एक होगा तत्व, दूसरा क्या होगा, यौगिक। और जो मिश्रण है बच्चों वह होगा समांगी मिश्रण और क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण। तो इसे अभी ही याद कर लो, तुरंत याद कर लो, क्योंकि बार बार मैं इसे तुम्हें नहीं दिखाने वाला। बताओ जल्दी, मिश्रण कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, एक होगा तत्व, दूसरा क्या होगा, यौगिक। मैं उदाहरण अभी तुम्हें बताते चल रहा हूं ताकि मैं तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो। जैसे कि लोहा है तुम्हारा, सोना है, चांदी है, ये सारे क्या है बच्चों, तत्व हैं, जो कि आगे मैं पढ़ाने वाला हूं। तो मान लो कि यहाँ आयरन हो गया, वह क्या हो गया, तत्व हो गया। कॉपर हो गया, वह क्या हो गया, तत्व हो गया। फिर चांदी हो गया तुम्हारा, वह क्या हो गया, तत्व हो गया। यौगिकों का बात करें तो पानी क्या हो गया, यानी कि H2O क्या हो गया बच्चों, ये हो गया यौगिक। CO2 क्या हो गया, CO2 हो गया बच्चों, यौगिक हो गया। अब यदि मिश्रण का बात करें बच्चों तो समांगी मिश्रण उसे कहेंगे जिसमें कि 2 पदार्थ आपस में घुल मिल जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे, जिसमें 2 पदार्थ आपस में घुले मिले नहीं होते हैं, वैसे मिश्रण को क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। जैसे कि हवा यदि हम लोग लेंगे तो हवा क्या है, एक समांगी मिश्रण है। यहां पर देखोगे हवा में अलग अलग जो अलग अलग प्रकार की गैसें हैं वे समान रूप से क्या है, यहां पर मिश्रित हैं, तो वह मिश्रण क्या हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। तो अभी हम लोग पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल दे के यहाँ शुरू कर रहा हूं ताकि तुम्हें कुछ तो समझ में आए। विषमांगी मिश्रण का क्या उदाहरण हो गया बच्चों, तो पानी और बालू, इनका मिश्रण को मिला दो तो क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। तुम बोलोगे सर ये क्या आप बता रहे हैं, अभी तो आपने चैप्टर भी नहीं शुरू किया, इनके बारे में पूरा डिटेल भी नहीं बताया और आप यहाँ उदाहरण देना शुरू कर दिया। मैंने यहाँ उदाहरण इसलिए दिया ताकि तुम्हें पता चले कि इनके बारे में हमें आगे चैप्टर में पढ़ना है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, अभी तो हम लोग आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो चलो हम लोग यहां से शुरू करेंगे, इधर से शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक से शुरू करेंगे। उसके बाद मेन हम लोगों को मिश्रण के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो बच्चों हम लोग आम भाषा, आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं, क्या वे शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे हम लोग बोल देंगे शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, तो क्या हम लोग विज्ञान की भाषा में इसकी बात कर रहे हैं, इस शुद्ध पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो नहीं, इस शुद्ध पदार्थ की बात हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। यदि शुद्ध दूध है तो दूध शुद्ध दूध है, तो यहां पर यह शुद्ध पदार्थ नहीं है। शुद्ध घी है तो शुद्ध पदार्थ इसे नहीं कहेंगे, शुद्ध नमक है तो शुद्ध पदार्थ इसे नहीं कहेंगे।
कोई दिक्कत? दिक्कत तो तुम्हें जरूर हो रहा होगा। तुम सोच रहे हो कि इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं सर, आप इतना कंफ्यूज कर दीजिएगा तो समझ में कैसे आएगा। जरूर समझ में आएगा बच्चों, जरूर समझ में आएगा। यदि पूरा चीज समझ जाओगे ना तो हर चीज समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं शुद्ध पदार्थ। इनको शुद्ध पदार्थ हम लोग ये जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पढ़ते हैं उसे हम लोग नहीं कहते हैं। हम लोग को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखना है कि किसे हम लोग शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। मतलब विज्ञान के भाषा में हम लोगों को देखना है कि शुद्ध पदार्थ कौन है और मिश्रण कौन है, विज्ञान की भाषा में। तो विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तत्व को कहते हैं। और किसे कहते हैं? यौगिक को कहते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, चलो तो यहां पर ये तो हटा दो दिमाग से। चलो यहां से हम लोग देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ में सबसे पहला क्या आ गया? तत्व आ गया। तो हम लोग को तत्व के बारे में पढ़ना है। तो चलो हम लोग अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वह है बच्चों, तत्व का परिभाषा क्या है? तत्व किसे कहते हैं? तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखाने जा रहा हूं। तत्व वे मूल पदार्थ होते हैं या तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिन्हें रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा और विभाजित नहीं किया जा सकता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। देख सकते हो, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, विशुद्ध रूप है, जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो तुमको याद रखना है कि इसको और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, मतलब कि ये जो शुद्ध रूप है उसको ब्रेक करके आगे और कुछ हमें प्राप्त नहीं होगा। यही इसका क्या है? परिभाषा है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है बच्चों? तत्व हैं। तो बस इतना ही तत्व नहीं है, तत्व मैंने बताया है। देखो ये 118 तत्व है जो कि ज्ञात हैं, मतलब इनके बारे में वैज्ञानिक को पता है। कितने तत्व हैं बताओ बच्चों? 118। यदि तुमसे पूछे कि इस पृथ्वी पर कितने तत्व हैं तो बोलोगे कि 118 तत्व हैं। तो आगे के चैप्टर्स में बच्चों इन तत्वों का कुछ तत्वों का नाम भी तुम्हें याद करना है। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये लिखा हुआ है तो तुम्हें नाम याद करना है। और इसका कुछ शॉर्ट नाम भी याद कर लेना है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंबल। जैसे कि हाइड्रोजन, कितना लंबा नाम है उसका? H सिंबल याद करेंगे। आगे के चैप्टर मैंने पढ़ाया भी, उसे पढ़ लेना। लिथियम को Li से इसको डिनोट करते हैं, बेरिलियम को Be दिखाते हैं। तो ये भी तुमको आगे याद करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा? ये जो तत्व है 118 तत्व हैं और ये शुद्ध हैं। क्या है? शुद्ध हैं। और इन्हें तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इसको आगे सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। देखो कितने बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। यदि तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो जरूर तुम्हें याद हो जाएगा ये चीज। तो कैसे नहीं तोड़ा जाता है ये तो थोड़ा देर बाद तुम्हें पता ही चल जाएगा, लेकिन यहां पर यही चीज तुमको सीखना है। अब यदि तत्वों का बात करें बच्चों तो तत्वों को हम लोग 3 भाग में बांट कर पढ़ लेते हैं। तत्वों को, ये जो तत्व हैं, इन तत्वों में से कुछ तत्व ऐसे जिसको हम लोग धातु बोलते हैं। तुमने भी धातु नाम सुना होगा। तुमने सुना होगा कि अरे ये चीज धातु का है, ये चीज अधातु का है, तुमने जरूर सुना होगा। तो यहां पर तत्वों को भी हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। मतलब इतने सारे तत्व दिख रहे हैं ना, इनमें से कुछ क्या है? धातु हैं, कुछ क्या है? अधातु हैं, और कुछ क्या है? उपधातु हैं। जैसे देख सकते हो ये हाइड्रोजन को छोड़ दो तो ये सारा जो दिख रहा है वह है धातु। इधर भी ये जो दिख रहा है छोटा सा बॉक्स, इसमें सारा जितना तत्व वह है धातु। नीचे वाला भी क्या है? धातु है बच्चों। जबकि इधर देख सकते हो, इधर देखना ये एल्युमिनियम है, ये सब क्या है? धातु है बच्चों। जबकि यहां से देखना
कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, क्लोरीन, फिर तुम्हारा सल्फर, फास्फोरस, ये सारा क्या है बच्चों, ये अधातु है। और उपधातु भी यहां देख सकते हो, उपधातु 7 हैं, 7 उपधातु हैं, उनको याद कर लो। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेटाइन। देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है यहाँ पर, उपधातु हैं। देखा तुमने, यहां पर धातु भी है। तो यहां हाइड्रोजन देखोगे, हाइड्रोजन को हम लोग अधातु मानते हैं, ये धातु की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन हम लोग मानेंगे क्या कि ये क्या है, अधातु ही है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेटाइन, ये क्या है बच्चों, ये है उपधातु। कुछ सीखा तुमने। इस तरीके से जो तत्व हैं उनमें कुछ क्या होता है, धातु होता है, कुछ क्या होता है, अधातु होता है, और कुछ क्या होता है, उपधातु होता है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर हम लोग को देखना है कि धातु के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, अधातु के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, और उपधातु के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। कुछ कुछ ऐसे ही याद कर लेना है। ये अभी याद करोगे तो क्लास 10th में भी एज इट इज यही चीज तुमको पढ़ना है। समझ में आ रहा है, सब चीज समझ में आएगा। एकदम बने रहो और पूरा वीडियो को देखो धीरे धीरे। एक बार में नहीं देख पाते हो तो 2 बार में, 3 बार में पूरा वीडियो देखो। तो सबसे पहले देखते हैं धातुओं के गुणधर्म को। तो धातुओं के गुणधर्म को देखोगे तो धातु, धातु पहले समझो तो क्या है। वो जो धातु मैंने बताया, तो कुछ धातु जो तुम जानते हो, जैसे देखो यहाँ कॉपर है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सीयू। सीयू क्या बोलते हैं, सीयू इसका सिंबल होता है। तो ये जो कॉपर है, तांबा जिसे बोलते हो, इसके साथ ये बच्चों ये चांदी है, ठीक है, एजी। और ये क्या है, गोल्ड है बच्चों, एयू। और इसके बाद गोल्ड मतलब सोना हो गया, और ये जेडन है बच्चों, जिंक है। तो ये सारे हैं बच्चों धातु। तो तुम्हें देख के कैसा लग रहा है, ये थोड़ा चमकीला लग रहा है, चमक इसमें लग रहा है। हाँ बच्चों, ये जो धातु होता है वो चमकीला होता है। ये देखो, इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। क्या तुमने इसे कभी देखा है? अरे हमेशा देखते हो, डेली देखते हो अपने घरों में। तुमने कॉपर का तार देखा होगा, एल्युमिनियम का तार देखा होगा, माँ का जो गहना है तुम्हारा, वो किस चीज का है, सोने का है, चांदी का है। तो यदि तुमने अभी भी धातु नहीं देखा तो अरे यार, अपने अगल बगल कुछ लोहे का सामान देख लो, लोहा भी क्या है, धातु है। तो धातु बच्चों क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, पहला गुण हो गया। दूसरा, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब विद्युत इसमें प्रवाहित हो सकता है। यही कारण तो है जिसके कारण तुम्हारे घरों में जो तार लगा हुआ है उसमें क्या लगा हुआ है, धातु लगा हुआ है। जैसे कि कॉपर लगा हुआ है, एल्युमिनियम लगा हुआ है। धातुएं आघातवर्धी और तन्य होती हैं। आघातवर्धी का मतलब धातुओं को जब पीटा जाता है तो पतला चादर बनाया जाता है। जैसे तुमने देखा होगा कि अपने घरों में, बहुत लोगों के घरों में हो सकता है, जो टीन का चदरा होता है, बोलते हैं ना कि टीन का चदरा है, तो वह भी क्या है, धातु से मिलकर ही वो बना होता है। तो वो क्या होता है, पतला शीट होता है। तो क्या कोयला से वैसा बना सकते हो पतला शीट? नहीं बना सकते हो, क्योंकि कोयला क्या है बच्चों, अधातु है। तार जो मैंने बोला, धातुओं से पतला तार बनाया जा सकता है, लेकिन उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तन्य बोलते हैं। धातु से पतला तार बनाया जा सकता है, इस विशेषता को क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। धातु में ऐसे आवाज करोगे तो टन टन का क्या होगा, आवाज निकलेगा। ठीक है, देखो ये टन टन का क्या निकल रहा है, आवाज निकल रहा है। और ये बताता है कि यह क्या है बच्चों, धातु है। तो ये धातु के गुण तुमने सीख लिए। क्लास 10th में भी ये जरूरी पड़ेगा। तो क्लास 10th में तुमसे तुम्हारे सर पूछेंगे, एक बताओ धातुओं के गुण बताओ, तो बोलना यस सर, आई नो सर, मैंने पढ़ लिया है सर, ऐसे बोलना। ऐसा मत बोलना कि मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब चलो यहां देखते हैं अधातुओं के गुणधर्म। तो बस अधातुओं के गुणधर्म नहीं याद करना, उसका सीधे उल्टा लिख देना है। नहीं है, नहीं है, देख लो यहां, चमकीला नहीं है, आघातवर्ध नहीं है, तन्य नहीं है, विद्युत का सुचालक नहीं है, बल्कि क्या, कुचालक है। बस यही लिख देना है। जैसे देख सकते हो यहाँ कार्बन जो है वह क्या है, अधातु है। तो कार्बन से ही कोयला भी बना हुआ है और कार्बन से ही हीरा भी बना हुआ है। ये बात याद रखो, आगे तुमको 10th में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। अब देख सकते हो अधातु जो मैंने दिखाया
जैसे कि उपधातु है, सॉरी ये उपधातु, जैसे मैंने बताया जो 7 नाम बताए उसमें से देख सकते हो ये क्या है, एक उपधातु है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिलिकॉन, यहां देख सकते हो। तो उपधातुओं का गुण जो होता है वह इन दोनों के बीच का होता है और इसका नाम क्या है, उपधातु। 7 उपधातु मैंने ऊपर सिखाया है, उसको याद कर सकते हो। ये हो गया यहां तक तत्व, कोई दिक्कत? तो शुद्ध पदार्थ में दो चीज हम लोगों ने बोला, पहला बोला तत्व और दूसरा क्या बोला, यौगिक। तत्व किसे कहते हैं, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसके और उसको सरलतम रूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो अब आ गया यौगिक। तो यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक ध्यान से देखो बहुत आसान है यह। इसका परिभाषा पूछेगा कि यौगिक का क्या परिभाषा है, तो बहुत अच्छे से तुम बताना कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लो कि जल है, H2O लिखते हैं, इसमें देखो कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1 परमाणु है। और ये जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, जल का निर्माण करेगा। तो यह क्या हो गया बच्चों, एक यौगिक हो गया। जल क्या है, एक यौगिक है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 और ऑक्सीजन कितना रहेगा, 1, हमेशा यही रहेगा, निश्चित अनुपात है। निश्चित अनुपात मतलब H2O2 ऐसा रहेगा, तो इसको जल फिर हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, तो ये फिर जल नहीं हो गया, ये फिर जल नहीं हो गया, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, ये दूसरा कोई चीज हो गया। ठीक इसी तरीके से दो या दो से अधिक तत्व, जैसे एक हो गया कार्बन और ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ये बन गया CO2, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक तत्व, यहाँ तो 2 तत्व हैं, कौन कौन 2 तत्व हैं, एक है कार्बन और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। जब ये निश्चित अनुपात में मिला है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। तो क्या CO और CO2 एक ही पदार्थ है, नहीं, एक पदार्थ नहीं है, अलग अलग है। इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक इसी तरीके से C देखो ये अल्कोहल है, तो C2H5OH, ये हो गया बच्चों अल्कोहल। तो यहां पर कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है, अल्कोहल बना हुआ है, जिसमें इसका अनुपात क्या एकदम फिक्स है। ऐसा नहीं है कि C कभी 3 हो जाएगा, H कभी 15 हो जाएगा, O5 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, एकदम फिक्स है कि C2H5OH को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। लेकिन यहां देखो इसका स्पेशल नाम होगा, अल्कोहल तो बहुत प्रकार के अल्कोहल है, लेकिन इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। इसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, अल्कोहल बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं बच्चों, तो वो क्लास तुम 10th में पढ़ोगे, 11 12 में पढ़ोगे। यहां पर एक खास अल्कोहल मैं बता रहा हूं जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इथाइल अल्कोहल, तो उसका ये फॉर्मूला हो गया, इथाइल अल्कोहल का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। यानी कि जो इथाइल अल्कोहल है उसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है, ऑक्सीजन 1 है और एक हाइड्रोजन है। इस तरीके से जो तत्व हैं आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहां पर बस एक चीज ध्यान देना है, दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, ये याद रखना है कि निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते। जरा बोल के दिखाओ तुम, मैं देखता हूं कि तुम्हें याद हुआ या नहीं हुआ। दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर H2O बन गया तुम्हारा, देखो यहां पर H2O बन गया, ठीक है, CO2 बन गया। तो क्या इसको किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा इसको H और O को अलग कर सकते हैं क्या, इसका उत्तर है नहीं, कभी नहीं अलग कर सकते हैं भौतिक प्रक्रिया द्वारा। यानी कि यदि हम लोग भौतिक प्रक्रिया द्वारा
इसको चाहे कि हाइड्रोजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए, तो क्या ये संभव है? संभव नहीं है। लेकिन कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा हो सकता है कि इनको अलग किया जा सके। ठीक है, तो कुछ रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन को अलग किया जा सकता है और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है। तो यही इसका क्या है बच्चों, यही इसका परिभाषा में थोड़ा और ऐड हो सकता है कि जो यौगिक होते हैं उससे किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा उसके तत्वों को अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसके उसके जो तत्व है उसको अलग किया जा सकता है। कोई दिक्कत? तो यहां पर देख लो, यह भी हो गया तुम्हारा CO2, इसमें कार्बन 1 है और ऑक्सीजन क्या हो गया? 2 हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। अब मेन जो हम लोग को पढ़ना होता है बच्चों, वह होता है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? तो तत्व हम लोगों ने पढ़ लिया, यौगिक पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण। तो मिश्रण बहुत सिंपल सा चीज है। जब तत्व या यौगिक या यौगिकों को आपस में क्या किया जाए? मिला दिया जाए, किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, तो उससे जो नया पदार्थ बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। तो बड़ा सोच सोच के याद करते चलो कि ऐसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण में तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, किसी अनुपात में हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। तो चलो कुछ मिश्रण के उदाहरण देते हैं, तब तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे हवा का बात करेंगे, तो हवा में ऑक्सीजन नामक तत्व रहेगा, नाइट्रोजन नामक तत्व रहेगा, CO2 नामक क्या रहेगा? CO2 नामक यहां पर यौगिक रहेगा। तत्व भी है, यौगिक भी है, यहां पर सब चीज है और कोई अनुपात निश्चित नहीं है। ये CO2 बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, नाइट्रोजन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ऑक्सीजन कितना भी हो सकता है। तो ये हवा में मौजूद है, तो हवा इन सब को मिलाने से क्या बना? हवा। और हवा क्या है? मिश्रण है। बोलो क्या है? हवा मिश्रण है। तो हवा किस चीज का मिश्रण है? तत्व और यौगिक, तत्वों और यौगिकों के मिलने से मिश्रण का निर्माण हुआ है। ठीक है ना? अब इसका अनुपात क्या है? कोई भी अनुपात में ये मिले हुए हैं, इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, मिश्रण कहलाता है। और देख लो उदाहरण, जल है, जल मतलब क्या हो गया? यौगिक हो गया। चीनी भी क्या हो गया? यौगिक हो गया। इन दो यौगिकों को मिला दिया, किसी भी अनुपात में मिला दिया, तो क्या बन गया? शरबत बन गया। ये देखो यार, चीनी क्या हो गया? यौगिक है। जल भी क्या है? यौगिक है। इन दो यौगिकों को मिला दिया तो क्या बन गया? मिश्रण बन गया। तो क्या अनुपात यहाँ फिक्स रहता है? नहीं। किसी को कम चीनी पसंद है तो एक गिलास पानी में आधा चम्मच चीनी डाल दो। किसी को ज्यादा चीनी मीठा पसंद है तो एक गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी डाल दो। तो कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन जो मिश्रण बन गया इसका नाम हो गया शरबत। पिया हो ना शरबत? तुमने पिया होगा। देख लो इस तरीके से बालू नमक का मिश्रण। ठीक है, तो मिश्रण ये हो गया। लेकिन मिश्रण को दो भागों में बांटते, ये मैंने पढ़ाया था तुम्हें, समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। तो वैसे मिश्रण जिसमें पदार्थ आपस में एकदम घुल मिल जाते हैं, पदार्थ के कण आपस में घुल मिल जाते हैं, या मिश्रण के अवयव आपस में घुल मिल जाते हैं, उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जो दो उदाहरण मैंने बताया, हवा और शरबत, ये क्या है बच्चों? शरबत मतलब पानी चीनी या नमक पानी, ये क्या है बच्चों? ये हो गया समांगी मिश्रण। क्या हो गया बच्चों? समांगी मिश्रण। असमांगी मिश्रण क्या है? पानी में बालू डाल दो तो घुल मिल जाएगा क्या? नहीं घुले मिलेगा, तो वह हो जाएगा असमांगी मिश्रण। ठीक है, तो यहां पर दो तरीके का मिश्रण हो गया बच्चों। एक हो गया तुम्हारा, मिश्रण के दो प्रकार हो गया। पहला हो गया समांगी मिश्रण, उदाहरण भी मैंने बता दिया। वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब जब इसके कण आपस में इतना घुल मिल जाए कि अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? समांगी मिश्रण कह रहे हैं। जैसे नमक और जल का घोल हो गया। ठीक है, विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण हो गए
जिनमें जिनमें जो अवयव हैं उसमें से कुछ को हम लोग देख भी सकते हैं या वो उतना घुल मिल नहीं पाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इसके कणों का अलग अलग पहचाना जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा को तुम याद कर लो क्योंकि एग्जाम में ये तुमसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर तुम इसको कर सकते हो। अब यहां देखना, मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होगा, फिर तत्व और यौगिक में अंतर क्या होगा। तो तत्व और यौगिक में पहला अंतर क्या हो गया? इसका परिभाषा हो गया। दूसरा अंतर हो गया कि तत्व को भौतिक और रासायनिक किसी भी प्रक्रिया द्वारा उसके अवयवों को अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब वो शुद्धतम रूप होता है, उसको और आगे बंटवारा नहीं किया जा सकता है। लेकिन यौगिक में भौतिक प्रक्रिया द्वारा तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा इसको छोटे अवयवों में तोड़ा जा सकता है। तो यही मैं तुम्हें सिखा रहा था। देखो यौगिक क्या हो गया, H2O क्या है? यौगिक है मान लो, जिसमें H को अलग कर सकते हैं, O को अलग कर सकते हैं। लेकिन तत्व तो ऑक्सीजन को तत्व कह रहे हैं, हाइड्रोजन को तत्व कह रहे थे, इसको और क्या तोड़ा जा सकता है, इसको और क्या पृथक किया जा सकता है? ठीक है, तो ये अब पृथक नहीं हो सकता है और यही इसका परिभाषा भी मैंने बताया था, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक गुण द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ऑक्सीजन तो है ही, इसको क्या अलग किया जा सकता है? हाइड्रोजन तो है, इसको क्या अलग किया जा सकता है? इसको अलग अब नहीं किया जा सकता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। समझ में आ गया अब जो मैंने शुरू में बताया था? अब यहां दो इस तरीके से तुम इसका क्या कर सकते हो? अंतर कर सकते हो। इस तरीके से मिश्रण और यौगिक में जब अंतर करना होगा तो यहां पर देखोगे, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते, सिर्फ तत्व मिलता है, यौगिक नहीं मिलता है, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलता है, एक निश्चित अनुपात में मिलता है, तो यौगिक का निर्माण करता है। लेकिन मिश्रण में मैंने क्या बताया? तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिलते हैं तो मिश्रण का निर्माण करते हैं। यौगिक में फिर से लिखोगे कि भौतिक प्रक्रिया द्वारा इसको अलग नहीं किया जा सकता, इसके अवयवों को। लेकिन मिश्रण में लिख सकते हो कि भौतिक प्रक्रिया द्वारा अवयवों को अलग किया जा सकता है। इसमें कोई भी अनुपात होगा, इसमें निश्चित अनुपात होगा, इस मिश्रण में क्या होगा? कोई भी अनुपात होगा। तो इस तरीके से 2 से 3 डिफरेंस यहां तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत? चलो, मिश्रण के प्रकार भी तुमने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं मिश्रण के गुणधर्म। तो मिश्रण के गुणधर्म मैंने जैसे बताया वैसे ही यहां भी लिखा हुआ है। मिश्रण के संघटकों को आसानी से अलग किया जा सकता है। और कैसे कैसे कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा मिश्रण के संघटक को अलग किया जाता है, उससे भी लास्ट में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे चीनी और पानी का यदि मिश्रण हो गया तो चीनी को अलग कर दो, पानी को अलग कर दो, ये सीखना है हमें। कैसे पानी में इंक है, मतलब इंक डाल दिया गया है तो इंक को अलग कर दो, पानी को अलग करोगे, ये कैसे हो जाएगा? ठीक है, इंक में से डाई और पानी को अलग कर दो, ये कैसे हो जाएगा? ये सब हम लोग को सीखना है। किस चीज में? हम लोगों को लास्ट में सीखना है कि मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण कैसे किया जाता है। तो वहां उस टॉपिक में हम लोग पूरा डिटेल में सीखेंगे। बच्चों ये पूरा बहुत लंबा चैप्टर हो रहा है, हर चीज में पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज को दिमाग में रखो, याद रख लो। प्रत्येक संगठक का अपना वास्तविक गुणधर्म होता है, ये भी तुमने जान लिया। संगठकों का अनुपात अलग अलग होता है, तो जो मैंने बताया वही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है। अब मिश्रण में हम लोग को 3 प्रकार के मिश्रण समझना बहुत अच्छे से। एक होता है विलयन, दूसरा होता है निलंबन और तीसरा क्या होता है? कोलाइड। इन्हीं के बारे में हम लोग को बहुत अच्छे से अब पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और ये है विलयन, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा है कोलॉइड और तीसरा क्या है बच्चों? निलंबन, जिसे बोलते हैं सस्पेंशन। इसमें अंतर। तो यहां पर तुम्हें तीनों चीजों को बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा और बहुत अच्छे से समझना है। और यदि बात किया जाए इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से तुम्हें समझना है।
तो चलो हम लोग यहाँ तीन प्रकार के मिश्रण की बात करते हैं और जरा इसे तुम सोचना, समझना और इसका इमेजिनेशन करना। तो तीन प्रकार के यहाँ पर मिश्रण तुम देख भी सकते हो बच्चों। यहाँ पर पहला है पानी में नमक डाला हुआ है, यानी कि नमकीन पानी, खारा पानी। इस तरीके से पानी में क्या डाला गया है, नमक डाला गया है। यहां पर देख सकते हो यह क्या है बच्चों, दूध है। और यहां पर तुम देख सकते हो ये पानी में कीचड़ है, यानी कि कीचड़ ही समझ लो। तो इन तीनों को हम लोग को देखना है, इन तीनों मिश्रण के बारे में पढ़ना है। तो यदि ध्यान से देखा जाए बच्चों, ध्यान से देखा जाए तो यहां पर देख सकते हो ये जो लाल लाल डॉट दिख रहा है ये नमक का पार्टिकल है, जो कि दिखता नहीं है, यहां पर बताया गया है। और ये जो नीला नीला दिख रहा हुआ है पानी का। तो जो यहां पर विलियन दिख रहा है बच्चों, इसमें क्या है, इसमें नमक और पानी का पूरा क्या है, घुला मिला रूप है, जिसे हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। ये तुम्हें दिखाने के लिए चित्र में इस तरीके से डॉट डॉट लगाया गया है, लेकिन ये दिखता नहीं है। तुम खुद ही इमेजिनेशन करो, ये जो पानी तुमको दिख रहा है जिसमें नमक घुला हुआ है, क्या तुम पानी को अलग, नमक को अलग देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो बच्चों। तो इस तरीके का जो मिश्रण यहां पर होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूशन बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर विलियन बोलते हैं। समझ में आ गया? दूसरा यहां देखो, दूसरा यहां पर जो दूध है इसमें पानी भी होगा और पार्टिकल भी होंगे, ये तुम जानते हो। तो वो क्या है, यहां पर इस तरीके से दूध जो हो जाता है वह किस चीज का उदाहरण हो जाता है, कोलाइड का उदाहरण हो जाता है। इसके बाद तुम कीचड़ को देख सकते हो, इसमें भी पानी है और पार्टिकल है। तो ये जो उदाहरण है बच्चों, ये हो जाता है निलंबन का उदाहरण। तो निलंबन का और अच्छा से उदाहरण तुम देख सकते हो, पानी लेंगे और पानी में मिट्टी को डाल के घोल देंगे। तो जब पानी में मिट्टी को डाल के घोल देंगे तो मिट्टी के कण तुमको साफ साफ यहां से दिखेंगे। तो उस तरीके का ये जो मिश्रण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे निलंबन, यानी कि सस्पेंशन। तीनों समझ गए? तो यहां पहला क्या हो गया बच्चों, विलियन हो गया, जिसे हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया, दूसरा कोलाइड हो गया। और तीसरा क्या हो गया बच्चों, निलंबन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। तो यहां इन तीनों में अंतर सबसे पहले क्या चीज में होगा, सबसे पहला अंतर इसको देखने में होगा तुम्हारा। तो जो ट्रू सॉल्यूशन है या फिर जो विलियन है उसमें तुमको जो कण होंगे वो नहीं दिखेंगे। चीनी का कण अलग से नहीं दिखेगा, पानी का कण अलग से तुमको यहां पर खुली आंख से तुमको नहीं दिखेगा। ठीक इसी तरीके से जो तुम्हारा कोलाइड होगा उसमें भी नंगी आंखों से साफ साफ इसको तुम देखना मुश्किल होगा। हालांकि इसमें जो पार्टिकल का साइज होगा, इसमें कणों का साइज होगा, वह किससे अधिक होगा, विलियन से थोड़ा ज्यादा होगा। और निलंबन में यह पार्टिकल को तुम साफ साफ नंगे आंखों से देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज यानी उनके कणों का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो यहां देख सकते हो इसमें कणों का साइज बहुत छोटा है, इसमें कणों का साइज मीडियम साइज का है, इसमें कणों का साइज क्या है, बड़ा है। तो यहाँ तीन और उदाहरण वही मैंने दिखाया तुम्हें, ये देखो। सबसे पहला पानी है, उसमें नमक डाल दिया, तो पानी में जब नमक को डाल देंगे, घुला देंगे, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा विलियन। और दूसरा है यहाँ खून का उदाहरण दिया गया है, खून हो गया, इंक हो गया, दूध हो गया, ये सब किसके उदाहरण है, ये सब कोलाइड के उदाहरण है बच्चों। और यहां पर तुम देख सकते हो कि कीचड़ वाला उदाहरण सबसे बढ़िया है कि पानी में कीचड़ को डाल दिया, पानी में मिट्टी को डाल दिया, पूरा घुला दिया, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों, वो उदाहरण हो जाएगा तुम्हारा निलंबन का, या फिर बोलेंगे सस्पेंशन का। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो समझो कि यहां पर पार्टिकल का साइज देखेंगे, यानी कि कणों का साइज देखेंगे तीनों में, तो देख सकते हो जो ट्रू सॉल्यूशन है यानी कि जो तुम्हारा विलियन है उसमें कणों का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। ये तुमसे पूछा जा सकता है, तो तुम एग्जाम में लिख देना कि जो विलियन है उसमें कणों का साइज कितना होता है, तो बोलोगे 1 नैनोमीटर से
भी कम होता है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁹ तो 10⁻⁹ से भी छोटा होता है। सोच लो कितना छोटा होता है। दूसरा हो गया तुम्हारा कोलॉइड। कोलॉइड का जो साइज होता है पार्टिकल का यानी कणों का, वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। जबकि जो सस्पेंशन होता है यानी कि जो निलंबन होता है, उसका जो कण का साइज है वह क्या होता है? 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। इस तरीके से ये तीनों कणों के आधार पर हम लोग इन तीनों मिश्रण, ये जो दिख रहा है तुमको, उसको अलग अलग भागों में हम लोग बांट सकते हैं। तो कण का आधार तो ये तुमको याद करना है। याद करना है कि इसमें कण बहुत छोटा है, इसमें थोड़ा बड़ा है और इसमें बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन मुख्य रूप से उदाहरण यदि तुम देखोगे तो उदाहरण से तुम्हें पता चल जाएगा कि ओ जो दूध है या फिर जो इंक है, इंक जानते हो ना, स्याही, वह किसका उदाहरण है? वह कोलाइड का उदाहरण है। यानी कि उसको हम लोग कोलाइड बोलते हैं। अच्छा, उसका नाम क्या है? कोलाइड है। फिर पानी में चीनी डाला, पानी में नमक डाला, इस तरीके से जो विलियन बनता है उसको बोलेंगे विलियन, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। और पानी में कीचड़ डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, इस तरीके से इसमें कण जो साफ साफ दिख रहा है, नंगे आंखों से दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं हम लोग, बोलो क्या बोलेंगे? निलंबन बोल देंगे। बस इतना आसान है। तो चलो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एक को हम लोग को अब पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग विलियन को देखते हैं। विलियन के बारे में 4-5 चीज पढ़ते हैं तो हमको समझ में आना शुरू हो जाएगा। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मैंने पढ़ाया है तुम्हें कि जब दो प्रकार के पदार्थों को मिला के एक मिश्रण बनाते हैं और मिश्रण में जो पदार्थ है वो एकदम घुल मिल जाते हैं पूरा अच्छे तरीके से, उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मैं पूछ रहा हूं, बताना, पानी है उसमें तेल डाल के खूब मिला दिया तो है ना समांगी मिश्रण? नहीं बच्चों, वो समांगी मिश्रण थोड़े ना हुआ। पानी अलग हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा, वो समांगी मिश्रण कैसे होगा? समांगी मिश्रण क्या हो गया? पानी में नींबू डाल दिया, नींबू का रस डाल दिया, नींबू नहीं डाल देना है, नींबू का रस डाल देना है। पानी में चीनी डाल दिया, पानी में नमक डाल दिया, तो ये जब होगा तो वो हो जाएगा समांगी मिश्रण। तो देख सकते हो ये क्या हो जाएगा? नींबू जल हो जाएगा, सोडा जल हो जाएगा, ये सब समांगी मिश्रण, और उसी को बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं बच्चों? विलयन। तो विलयन के बारे में एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ो। तो विलयन में बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़ो। तो विलयन पदार्थों की 3 अवस्था में पाया जाता है। उदाहरण देख सकते हो, तरल विलयन नींबू पानी हो गया। फिर गैसीय विलयन वायु हो गया। वायु में विभिन्न प्रकार के गैस का मिश्रण है जो कि समांगी मिश्रण है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? विलयन बोल सकते हैं। मिश्र धातु क्या होता है? कई धातुओं को आपस में मिलाकर क्या बनाया जाता है? मिश्र धातु बनाया जाता है, जिसका खास गुण होता है। वो क्या हो गया? ठोसों का विलयन हो गया। तो कोई मिश्र धातु तुमको दिया गया कि लो ये मिश्र धातु लो, जैसे टिन, तुमने देखा है? टिन देखा है ना? तो टिन क्या होता है? लोहा और एसन का क्या है वो बताओ? मिश्र धातु है। तो वो तुमको पता चलेगा कि लोहा कहाँ है और एसन कहाँ, नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो टीन है जो वह एक मिश्र धातु है। ठीक है। कांसा का बर्तन देखा होगा, कांसा भी क्या है? एक मिश्र धातु है। तो इस तरीके से जो मिश्र धातु होता है बच्चों, उसमें तुम पता नहीं कर सकते हो कि कहाँ लोहा है, कहाँ पर उसमें अन्य जो धातु है वो है, तुम कभी पता नहीं कर सकते हो। तो विलयन में कण, अब देखो विलयन मैं बता दे रहा हूं पहले यहां पर। तो विलयन है वह दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है विलायक और दूसरा क्या होता है? विलेय। विलायक उसे कहते हैं जो कि पदार्थ दूसरे पदार्थ को क्या कर लेता है? घोल लेता है अपने में। और विलेय उसे कहेंगे जो घुल जाता है। विलेय वह पदार्थ हुआ जो घुल जाएगा, और जो चीज घुला लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, जैसे मतलब पानी, मान लो पानी है और क्या है बताओ? चीनी है या नमक है, तो चीनी को हम लोग बोलेंगे विलेय। एकदम याद कर लो, चीनी को क्या बोलेंगे? विलेय। और पानी को क्या बोलेंगे? विलायक। और जब दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारा चीनी पानी का विलयन। ठीक है, विलयन ही तो पढ़ रहे हैं ना हम लोग। ठीक है। तो यहां पर इसको बोलते हैं सॉल्यूट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और ये क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है।
तो विलेय और विलायक जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? विलयन बनते हैं। तो जो विलेय और विलायक मिलता है वो दोनों आपस में एक दूसरे से पूरा घुल मिल जाते हैं। तुम यहाँ बता सकते हो कि चीनी कहाँ है, पानी कहाँ है? कुछ नहीं बता सकते हो, क्योंकि वो पूरा घुला मिला हुआ है। उसे नंगी आंखों से तुम नहीं देख सकते हो कि चीनी कहाँ है, पानी कहाँ है, नहीं दिख सकता है। यदि फिल्टर पेपर से उसको छानेंगे तो फिल्टर पेपर से छानने पर फिल्टर पेपर क्या होता है वो प्रयोगशाला में मिलेगा, उसको उससे छानोगे तो पानी अलग हो जाएगा, चीनी अलग होगा। ऐसा नहीं हो पाएगा, पानी चीनी को अलग तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? ये कुछ गुण हो गया विलयन का। क्या हो गया? कुछ गुण हो गया। विलयन में यानी कि कुछ क्या होता है? गुण होता है। तो विलयन में कुछ गुण होता है तो उन्हीं गुणों को हम लोगों को क्या करना होगा? पढ़ना होगा। तो विलयन का क्या गुण है बच्चों? ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि विलयन के गुण को लिखे। और दूसरा, विलयन, फिर कोलाइड और फिर तुम्हारा निलंबन, तीनों में जब अंतर करना होगा, विलयन में, कोलाइड में और निलंबन में अंतर करना होगा, तो इसको गुण को तीनों तीन तरफ लिख देना, 1 2 3, और तुम्हारा अंतर वहां पर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले विलयन क्या हो गया? यह एक समांगी मिश्रण है। कैसा है बच्चों? समांगी मिश्रण है। दूसरा, विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, यानी इन्हें नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। तीसरा, ये अस्थाई होते हैं। चौथा, छानने की विधि से इसके विलय कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। और पांचवा, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो ये वाला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वाला तुम लोगों को मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा कि आखिर ये मार्ग नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है, ये क्या यहां पर कहना चाह रहा है। तो इसे मैं समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझो कि जो विलयन है उससे प्रकाश यदि गुजरता है तो उसका मार्ग, प्रकाश का मार्ग नहीं दिखता है। तो इसको समझाना नहीं है, यहां चित्र से तुम देख सकते हो। देखो यहां से लाइट मारा, टॉर्च से लाइट मारा, और ये क्या है बच्चों? विलयन है। और ये है तुम्हारा कोलाइड, और ये क्या है? सस्पेंशन है, यानी कि निलंबन है। तो तुम देखोगे यहां जो कोलाइड है इसमें प्रकाश का मार्ग, यहां ध्यान से देखो, पीला पीला दिख रहा है तुम्हें, प्रकाश का मार्ग यहां दिखेगा, यहां भी प्रकाश का मार्ग दिखेगा। लेकिन यहां पर कोई भी प्रकाश का मार्ग देख लो नहीं दिख रहा है। प्रकाश का मार्ग जो पीला पीला यह है ना, इसे ही हम लोग बोल रहे हैं प्रकाश का मार्ग। तो बच्चों ये जो प्रकाश का मार्ग है ये किस चीज से दिखता है? कोलाइड से दिखता है और सस्पेंशन से दिखता है। इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। तो टिंडल इफेक्ट का परिभाषा वगैरह मैं समझाऊंगा। अभी यहां ध्यान से देखो जो चीज मैं बता रहा हूं कि यहां पर जो सॉल्यूशन होता है यानी कि विलयन होता है उसमें प्रकाश का मार्ग नहीं दिखता है। यानी सॉल्यूशन से यदि टॉर्च से प्रकाश मारा जाएगा तो उसका प्रकाश हमें नहीं दिखेगा, जबकि कोलाइड में उसका मार्ग दिखता है। मार्ग मतलब जो रास्ता, ऐसे देखना ना, ये देखो ऐसे लाइट गया तो लाइट जैसे जा रहा वो फोकस तुम्हें दिख रहा है, तो वो फोकस किस में दिखेगा? कोलाइड में दिखेगा और सस्पेंशन में दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां भी देख सकते हो तुम, ये जो सॉल्यूशन है इसमें मार्ग पूरा नहीं दिख रहा अच्छा से, लेकिन यहां देखो पूरा मार्ग यहां दिख रहा है कोलाइड से। तो यही तुमको आगे मैं पढ़ा रहा हूं थोड़ी देर में। अभी तो यहां पर हम लोग कहां पर है बच्चों? अभी तो हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं। ये देखो यहां भी चित्र में दिखा दे रहा हूं, यहां देखो यहां लाइट मारा गया, तो ये बच्चों था सॉल्यूशन यानी कि विलयन। तो इसमें प्रकाश का मार्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कोलाइड था तो देखो यहाँ प्रकाश का मार्ग तुम्हें ये देखो दिख रहा है ना, यहाँ पर प्रकाश का मार्ग। इस तरीके से ये बच्चों तुम्हें याद कर लेना है सारा चीज। तो हम लोग ऊपर ही चल रहे हैं, अभी ऊपर में सारे चीजों को मैं दिखा दे रहा हूं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसके गुण को। किसके गुण को बोलो? हाँ बहुत अच्छे, हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां देखो आ गया, हम लोग पढ़ रहे हैं विलयन के गुण को। तो तुम्हें अब याद भी हो गया होगा। देखो ज्यादा याद करना भी नहीं होता है, सोचना होता है। पहले ग्लास लाओ, उसमें पानी लाओ और उसमें चीनी को मिलाओ दिमाग में और सोचो कि क्या क्या इसके गुण हैं। तो पहला गुण हो गया कि इसके कण साफ साफ नहीं दिखते हैं। दूसरा गुण हो गया ये एक समांगी मिश्रण है। तीसरा गुण हो गया इसको फिल्टर पेपर से, छन्ना पत्र से छानने पे ये दोनों अलग नहीं होगा। चौथा गुण अभी तुरंत दिखाया था मैंने, याद करो, बोलो जल्दी से क्या?
कि ये जो है इसमें प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। देखो हो गया ना गुण कितने अच्छा से। यह अस्थाई होता है, यह भी जान लो, यह अस्थाई होता है। अस्थाई का क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखो। अब यहां पर चीनी और पानी का मिश्रण है। चीनी और पानी का क्या है, मिश्रण है, जो कि विलयन हम लोग बोल रहे हैं। अब उसको 1 घंटा छोड़ दो तो क्या चीनी नीचे बैठ जाएगा, तलहटी में बैठेगा चीनी? नहीं। 2 घंटा छोड़ दो, 3 घंटा छोड़ दो, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन छोड़ दो, तुम देखोगे चीनी नीचे नहीं बैठ रहा है। अब क्या करो, अब एक एक तुम ग्लास पानी लो, इसमें मिट्टी डाल के घोल दो, तो तुम देखोगे 1 घंटा 2 घंटा बाद वो मिट्टी धीरे धीरे नीचे क्या होते जाएगा, जमते जाएगा। आगे मैं चित्र दिखाऊंगा, और मिट्टी जो है नीचे तलहटी में बैठना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पर विलयन में ऐसा नहीं होता है। तो किस चीज में होता है ऐसा? ऐसा होता है तुम्हारा, बोलो किस चीज में होता है? यस, सस्पेंशन में, यानी कि निलंबन में ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा विलयन के गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलयन समझ गए? तो विलयन में हम लोगों ने क्या समझा, इसमें विलायक होगा और विलेय दोनों मिला के क्या हो जाता है, विलयन हो जाता है। तो यहां से अब हम लोगों को सांद्रण निकालना सीखना होता है, सांद्रता निकालना सीखना होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो यहां देख सकते हो सांद्रता किसे कहेंगे, तो किसी मिश्रण में इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ की विशेष मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका सांद्रता कहते हैं। जैसे बहुत ध्यान से सीखो, तुम समझ जाओगे तुरंत, बहुत बच्चों के जैसा चीज है। 1 गिलास पानी लेंगे और उसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे, एकदम थोड़ा सा नमक डालेंगे, और 1 गिलास पानी लेंगे उसमें 4 चम्मच नमक डालेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि पहला जो सॉल्यूशन है, पहला जो विलयन है, उसमें नमक का सांद्रण कम है ना, कम। और दूसरे में बोलेंगे कि दूसरे में नमक का सांद्रण या सांद्रता जो बोलो क्या है, ज्यादा है। समझ गए सांद्रता क्या हुआ? सांद्रता मतलब विलेय का मात्रा ज्यादा है या फिर क्या है, कम है, उसी से उसका सांद्रता हम लोग निकालते हैं। तो यहां अब हम लोग देख सकते हैं विलयन की सांद्रता। तो रसायन विज्ञान में किसी विलयन की सांद्रता उस विलयन में के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका मतलब देख सकते हो, किसी विलयन के इकाई आयतन में, विलयन के इकाई आयतन में विलेय पदार्थ कितना उपस्थित है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो बच्चों यहां पर कुछ तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, उसके लिए तुमको कुछ क्या करना होगा, यहां पर तुमको 1-2 फॉर्मूले याद करने होंगे। जैसे देख सकते हो, सबसे पहला क्या है, द्रव्यमान के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, सांद्रता का प्रतिशत निकाल सकते हैं कि कितना प्रतिशत वहां पर सांद्रता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, नीचे लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान, और गुना क्या कर देंगे, 100। ठीक है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, ऊपर विलेय पदार्थ मतलब चीनी घुलाया गया है, नमक घुलाया गया है, उसको लिख देंगे कितना यूज किया गया है। जैसे चीनी 100 ग्राम यूज किया गया तो ऊपर लिखेंगे चीनी का मात्रा। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे, चीनी का मात्रा, और नीचे क्या लिखेंगे, विलयन मतलब चीनी और पानी सब टोटल जितना है उसको नीचे कर देंगे, और गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ऊपर क्या लिखेंगे, चीनी नमक जो भी डाला गया है, जिसको घुलाया गया उसको ऊपर लिख देंगे, एकदम क्लियर। नीचे में दोनों मिला के लिख देंगे, और गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो यहां पर जो विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत है वह क्या हो जाएगा, हमको निकल आएगा। तो इसको पहले मैं बता दे रहा हूं, यहां देखो एक क्वेश्चन के थ्रू। तो क्वेश्चन देख सकते हो, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। तो यहां देखो विलायक है, विलायक प्लस क्या है, विलेय, तब ना हो गया तुम्हारा विलयन। याद करो, यदि तुम अच्छे से पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि विलायक और विलेय मिलेंगे तो क्या बनेगा, विलयन। तो बोलता है विलायक है 320 ग्राम, रहने दो, विलेय है तुम्हारा 40 ग्राम, इसको भी रहने दो 40 ग्राम,
तो ये दोनों मिला के विलियन कितना हो गया? 360 ग्राम हो गया ना बच्चों, कितना हो गया? 360 ग्राम विलियन हो गया, नहीं हुआ क्या? तो यदि प्रतिशत तुमको निकालना है तो प्रतिशत किसका निकालना है पहले वो देखना होगा तुमको, और उस तरीके से तुम्हें यहां प्रतिशत यदि निकालना है तो यहां फॉर्मूला हम लोग को लिखना पड़ेगा विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत। क्या चीज लिखा हुआ है? विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो मैंने क्या बताया, ऊपर जिसको घुलाया है उसको डाल दो, तो चीनी घुलाया है तो 40 ग्राम चीनी ऊपर लिख दिया। कितना पूरा विलियन है? तो दोनों मिला के विलियन था, विलायक प्लस विलेय बराबर विलियन, दोनों मिला के कितना हो गया? 360 ग्राम। अभी जोड़ा 320 प्लस 40 360 ग्राम। अभी तो मैंने बताया 320, यहां देखो 320 प्लस 40 360 ग्राम। तो 360 को नीचे लिखेंगे, ठीक है, 40 को क्या लिखेंगे? ऊपर, और गुना किसी से कर देंगे? 100 से। तो 40 बटा 360 गुना क्या हो गया? 100। तो इसको जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 11.1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तुम यहां पर इसका आंसर निकाल सकते हो। तो दूसरा फॉर्मूला भी देख लो, यदि इससे भी क्वेश्चन आता है तो तुम ऐसे ही बना सकते हो, द्रव्यमान विलयन के आयतन का प्रतिशत। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा टोटल पदार्थ का कितना हो गया? आयतन, गुना क्या करना होगा? 100। बस हमको यहां पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सांद्रता में हम लोग उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसका न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये आ गया होगा बच्चों। अब कुछ और टर्म्स हम लोगों को जान लेना है बच्चों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जान लेना है। जैसे अब हम लोग को समझना है संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, अति संतृप्त विलयन क्या होता है, बहुत जरूरी है। तो जरा देखो संतृप्त मतलब क्या होता है। सिंपल सा बात मैं बता रहा हूं, जैसे कि तुम्हें भूख लगी है, नॉर्मल मैं बता रहा हूं, यूजुअली नॉर्मली इसको समझ सकते हो। जैसे तुम्हें भूख लगी है और तुम 4 ही रोटी खाते हो, तो तुमको भूख लगा हुआ है, तुमको 4 रोटी दे दिया गया, तो तुमने 4 रोटी खा लिया, तो तुम क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। अब तुमको 5-6 और रोटी खिला दिया जाए तो तुम खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो? तो इसका उत्तर है नहीं खा सकते हो। तो जितना तुम्हें भूख था उतना ही तुम्हें खिलाया गया, तो तुम संतृप्त हो गए। क्या हो गए? संतृप्त हो गए। यही चीज यहां भी सीखना है। तो इसको सीखने के पहले इसका उदाहरण देखो। देखो जरा सा, एक गिलास पानी लिया, तुम बताना ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है या नहीं हुआ है। एक गिलास पानी लेना, उसमें चीनी डालना, फिर घोलना। तो तुम देखोगे 1 चम्मच चीनी डाला तो तुम घुल जाएगा। चलो 2 चम्मच चीनी डालो तो देखोगे कि यस वो भी घुल गया। अब चलो 5 चम्मच चीनी डाल दो और घुलाओ, वो भी घुल गया। लेकिन अब उसमें यदि 6ठा चम्मच चीनी डालते हो मान लो, और वो नहीं घुल रहा है, वो बैठना अब शुरू कर जा रहा है। फिर 7वां चम्मच चीनी डाला, वो भी नहीं घुल रहा है, नहीं घुल पा रहा है पूरा, ठीक है। तो यहां 2 प्रकार का विलयन तुम्हें मिला। पहला विलयन मिला जिसमें जो पानी नामक विलायक है वह चीनी को पूरा घोल लिया। तो जितना वो घोल सकता है, जितना उसका क्षमता है घोलने भर का वो घोल लिया, तो उस प्रकार का विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं बच्चों? संतृप्त विलयन। मतलब कि एक गिलास पानी लिया और ये 4 चम्मच, क्या बोलते हैं, 4 चम्मच चीनी को ही घोल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो इसमें 4 चम्मच चीनी घोलने की क्षमता है और उतना ही घोल सकते हैं। तो उस तरीके का जो विलयन तैयार होगा उसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं बच्चों? संतृप्त विलयन। लेकिन अब यहां पर देखो, एक गिलास पानी है और ये इसमें अभी 3 चम्मच चीनी डाला है। कितना डाला है? 3 चम्मच चीनी डाला है, अभी 3 चम्मच ही डाला है। तो इसमें क्या और हम लोग घुला सकते हैं? यस, अभी कुछ 1 चम्मच मान लो डाला। कितना डाला है? 1 चम्मच। तो क्या इसमें और चीनी डाल सकते हैं? यस, एक अभी और चीनी डाल सकते हैं। चलो 1 चम्मच और डाला, तो क्या अभी और डाल सकते हैं? यस। चलो 1 और चम्मच चीनी डाला, तो क्या अभी और डाल सकते हैं? यस। अभी कितना डाल सकते हैं? 3 चम्मच और डाल सकते हैं। यानी कि इसमें घुलाने की क्षमता भी बाकी है, ये अभी और घुला सकता है,
ठीक है। तो इस तरीके के विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। नहीं समझ में आया, चलो फिर से देखते हैं कि जितना इस विलायक में घोलने की क्षमता है उतना इसने घुला लिया, तो उस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरा, यदि किसी विलायक में घुलाने की क्षमता बाकी है और घुला सकता है और घुला सकता है, अभी बाकी है क्षमता, तो उस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। जैसे तुम 4 रोटी खा सकते हो लेकिन तुमने आधा रोटी खाया है, ओ तो मैं और खा सकता हूं, अभी मेरे में है पावर, खा सकता हूं, चलो एक और खिला दिया, तो अरे अभी और खा सकता हूं मैं। तो उस तरीके से तुम हो गए असंतृप्त। क्या हो गए, असंतृप्त। तो जितना घुलना चाहिए उतना घुला दिया, उससे ज्यादा अब नहीं घुलेगा, तो उसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। जितना घुलाने का शक्ति है उतना भी नहीं घुलाया है, कम ही घुलाया है, और घुला सकते हैं और घुला सकते हैं और घुला सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। और तीसरा हो गया अति संतृप्त विलयन। और डाल दिया, 4 चम्मच था 10 चम्मच डाल दिया, तो थोड़े ना घोलेगा उसमें, तो अति संतृप्त हो गया। समझ में आ गया। तो देखो यहां वह विलयन जिसमें दिए गए निश्चित ताप पर, ताप भी यहां ध्यान देना है, क्योंकि ताप जैसे जैसे बढ़ता है बच्चों घुलाने की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए ताप भी यहां पर ध्यान देना है। वह विलयन जिसमें दिए गए निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ जब और अधिक नहीं घुल सकता है, और अधिक घुलाने की क्षमता नहीं है भैया, और नहीं घुला सकते, बस 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 हो गया हो गया हो गया, और नहीं घुला सकते हैं, इतना ही बस बस, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। अभी और घुला सकते हैं, अभी और डालो डालो डालो, घुलाओ डालो घुलाओ डालो घुलाओ, तो वो हो गया तुम्हारा असंतृप्त विलयन। तो यहां भी देख सकते हो, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा घुलने की क्षमता से कम हो तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। और जब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा डाल दिया विलेय की मात्रा को, तो वह कैसा हो जाएगा, अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। अब यहां पर एक और चीज पढ़ना हुआ है, घुलनशीलता। तो घुलनशीलता मतलब क्या हो गया, किसी विलेय पदार्थ को घोलने की जो क्षमता है विलायक में, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको घुलनशीलता कहेंगे। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो किसी दिए गए ताप पर विलयन में उपस्थित है, यह विलेय पदार्थ की घुलनशीलता कहलाता है। मतलब जितना उसको घुलना चाहिए था उतना घुल गया, या घुलने की शक्ति है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी घुलनशीलता कहते हैं। समझ में आ गया, बहुत आसान था। इसके बाद आता है बच्चों निलंबन। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया सबसे पहले तुम्हें क्या बताया, विलयन। विलयन के बारे में इतनी सारी चीजें बताई, तुम्हें सब समझ में आ गया, बहुत अच्छे। तो अब आते हैं लास्ट वाला निलंबन पे। तो यहां से एक क्वेश्चन में जो मैं बताने वाला हूं वो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा, और वह क्वेश्चन है निलंबन किसे कहते हैं। देख लो, इतना साधारण सा क्वेश्चन है, निलंबन किसे कहते हैं। तो वह विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। तो यहां पर तुमको यह याद रखना है कि यहां पर कुछ पदार्थ क्या हो जाते हैं, परिक्षेपित हो जाते हैं, मतलब या फिर बोल सकते हो निलंबित हो जाते हैं, और उस कारण से वो जो मिश्रण बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। तो यहां देख सकते हो, यह वह विषमांगी घोल है जिसमें ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निलंबन कहते हैं। तो बच्चों इसको तुम एग्जाम में मत लिखना, जो मैं आगे बताने वाला हूं उसको तुम लिखना, परिभाषा बना के लिखना, बहुत साधारण सा परिभाषा में तुम्हें बताने वाला हूं। ये तो मैं समझा रहा हूं। यहां देखो कि यहां देख सकते हो किस तरीके से पानी और मिट्टी को घोला जा रहा है। तो मिट्टी और पानी का मिश्रण हो गया, जो कि कुछ देर बाद यहां देख सकते हो ये नीचे क्या हो जा रहा है, बैठ जा रहा है। यहां देखो ये पानी ऊपर आ गया और मिट्टी क्या हो गया, नीचे हो गया। तो इस तरीके से ये निलंबन बन रहा है। तो यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ये परिभाषा लिखना, तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, एकदम फुल मार्क्स मिल जाएंगे, आज ही याद कर लो।
निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जो मैंने ऊपर बताया, जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की में क्या होते हैं, समष्टि नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, माध्यम में निलंबित रहते हैं। क्या रहते हैं? निलंबित रहते हैं। निलंबित का मतलब लटके हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? लटके हुए रहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर पानी है, पानी में मिट्टी डाल दिया तो मिट्टी डाल दोगे तो मिट्टी यहाँ लटका हुआ रहेगा ना, इस तरीके से ये घुल जाएगा, पूरा नहीं घुलेगा। इसी को तो बोलते हैं निलंबन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? निलंबन। कि यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर माध्यम के कण में जो विलेय पदार्थ है, कौन पदार्थ है बच्चों? विलेय पदार्थ। कहां पर? माध्यम के कण में। माध्यम में कुछ भी लिख सकते हो, माध्यम के समष्टि में क्या रहता है? निलंबित रहता है। बस 3 बात याद रखना, विलेय पदार्थ के कण माध्यम में निलंबित रहते हैं। उस प्रकार का जो घोल है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? निलंबन बोलते हैं। कितना आसान था बच्चों। अब चलो निलंबन के गुण को देखते हैं। तो यदि तुमने विलयन के गुण को याद कर लिया है तो निलंबन के गुण को याद करने का क्या जरूरी है? उसी में थोड़ा उतार चढ़ाव करके लिख देंगे। तो यह एक विषमांगी मिश्रण हो गया। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। देखा कितना आसान है। इसमें प्रकाश की किरणों को ये फैलाता है कि नहीं? फैला देता है, जिसके कारण जो इफेक्ट मैंने दिखाया था कि प्रकाश का जो रास्ता है वह दिखना शुरू हो जाता है, यानी उसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव यहां पर दिखाई देता है। ये अस्थाई होता है, यानी कि अस्थाई का मतलब क्या हुआ कि इसका जो कण है नीचे जमना शुरू हो जाएगा। कुछ देर रखोगे तो वो क्या हो जाएगा? नीचे जम जाएगा। और इसे को छानोगे तो इसका मिट्टी अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, यानी कि निलंबन के कणों को अलग किया जा सकता है। देखा तुमने कितने आसानी से बता दिया। थोड़ा निलंबन के बारे में सोचो। अरे जैसे ही मेरे को निलंबन याद आया, सबसे पहला ये तो एक विषमांगी मिश्रण है। ये कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। और कुछ याद करता हूं। अरे वाह, इसके कण सामने आंखों से दिख जाते हैं। तीसरा, इससे प्रकाश जो है, प्रकाश का रास्ता है वो दिखता है साफ साफ, जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ये दिखाता है। चौथा, इसको छाना जाए तो निलंबन के कण अलग अलग हो सकते हैं। वाह वाह, क्या बात है, सब चीज में लिख दिया। इस तरीके से एक और बच जाता है, वह क्या है? यह अस्थाई होता है, यानी इसको छोड़ दो अब तो कुछ देर बाद ये क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। तलहटी में इसका पार्टिकल क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा, यानी ये अस्थाई होता है। देखा, याद किया क्या? नहीं ना, देख के मैंने बता दिया। 4-5 पॉइंट तुम भी बता सकते हो। देखो यहां पर किस तरीके से निलंबन के कण जो है नीचे की ओर देख सकते हो, यहां पर बैठ जाता है। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आता है तुम्हारा कोलाइड। तो कोलाइड के बारे में भी वैसे ही हम लोग को यहां पर समझ लेना है। तो विलयन और निलंबन, इसके बीच का जो कण का पार्टिकल होगा, साइज होगा, वो क्या कहलाएगा? कोलाइड कहलाएगा बच्चों। तो कोलाइड में भी वैसे ही सारी चीजों को हम लोगों को लिख देना होगा। तो बच्चों इतना जब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया तो तुम्हें कोलाइड के बारे में अब कुछ तो समझ में आ रहा होगा। जैसे दूध हो गया, इंक हो गया, ये सब क्या है बच्चों? कोलाइड के उदाहरण हैं। तो कोलाइड को कोलाइड विलयन भी हम लोग कह सकते हैं। तो कोलाइड क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। ये याद रखना कि कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, लेकिन देखने में समांगी मिश्रण लगता है। देखते जब हम लोग दूर से कि अरे ये क्या है, तो ये समांगी मिश्रण दिखता है। समांगी मतलब पता है आप तुमको बहुत अच्छे से, जिसके कण अति सूक्ष्म होने की वजह से दिखाई तो नहीं देते, परंतु कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं और ये प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। ऐसा विलयन कोलाइड विलयन कहलाता है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कोलाइड विलयन किसे कहते हैं। तो ये एक विषमांगी मिश्रण है, लेकिन देखने में समांगी लगता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोलाइड विलयन कहेंगे। तो विलयन कहो, कोलाइड विलयन कहो या कोलाइड कहो, दोनों एक ही चीज हो गया। अब देखते हैं कोलाइड के गुण क्या हैं। अरे वाह, इसे बताने का जरूरी है क्या? इतना जब मैंने तुमको क्या क्या बता दिया, बताओ। विलयन बता दिया, निलंबन बता दिया, तो कोलाइड के गुण धर्म को तो तुम खुद से लिख सकते हो। देखो सबसे पहला क्या हो गया? यस, ये एक विषमांगी मिश्रण है, देखने में समांगी लगता है। इसके कण का जो साइज है वह विलयन और किसका? निलंबन के बीच का होता है। देखो कितना आसान है। साथ ही साथ इसका आकार छोटा होने के कारण इन्हें आंखों से देखा
नहीं जा सकता है। ये प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं, मतलब बोलो जल्दी, दिखाया था तो मैंने कि ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। छानने की विधि से इनके कणों को पृथक नहीं किया सकता, इनके कणों को भी छान के तुम अलग नहीं कर सकते हो। ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, यही हो गया जो प्रकाश का मार्ग को दृश्य कर, वही क्या है, टिंडल इफेक्ट है। अब यहां देखना इसके सामान्य उदाहरण को। तो यहां पर अब देखना है कि जब द्रव और गैस दोनों मिलकर कोलाइड बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोसोल कहते हैं। तो ये बहुत कठिन है बच्चों, इसको याद करना। और उसका उदाहरण क्या है, कोहरा है, बादल है, कुहासा है। तो क्या तुम्हें पहले से पता था कि कोहरा, कुहासा, ये सारा जो चीज है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइड कहते हैं। ठीक इसी तरीके से धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, ये सब क्या है, कोलाइड है। शेविंग क्रीम क्या है, कोलाइड है। दूध फेस क्रीम क्या है, कोलाइड है। मैग्नीशिया मिल्क कीचड़ क्या है, कोलाइड है। फोम, रबर, स्पंज, ये सब क्या है, कोलाइड है। जेली, पनीर, मक्खन क्या है, कोलाइड है। ठीक है, तो बच्चों सिंपली इस चार्ट को तुम बुक से याद कर सकते हो यदि तुम्हें याद करने का मन है तो। यहां पर देख सकते हो ठोस और गैस का जो कोलाइड का नाम, उसका नाम क्या है, एरोसोल, और उदाहरण देख सकते हो। तो ये बहुत कठिन होता है याद करना, लेकिन हो सकता है कि इससे एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो तुम इसको याद कर सकते हो। अब देखना कोलाइड क्या संघटक, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था जो विलयन है, विलयन में क्या होता है, विलेय, विलेय प्लस क्या होता है, विलायक, क्या होता है, विलायक, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं बच्चों, विलयन। तो विलयन न है वो, विलयन का जो संघटक है वह क्या है, विलेय है और विलायक है। ठीक इसी तरीके से जो कोलाइड है उसका संघटक क्या है, तो पहला है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। तो यहां देख सकते हो परिक्षिप्त प्रावस्था किसे कहते हैं, तो विलेय पदार्थ की तरह है ये, विलेय की तरह क्या है, विलेय की तरह है परिक्षिप्त प्रावस्था, और विलायक की तरह क्या है तुम्हारा, परिक्षेपण माध्यम। कोई दिक्कत, तो बस वैसे ही होगा, जो विलेय रहता है वो घुलता है और विलायक क्या करता है, घुलाता है। ठीक यहां भी देख सकते हो जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वह विलेय पदार्थ की तरह होता है, और जो कि क्या करेगा, कोलाइड के जो कण है उस रूप में रहेगा ये, और क्या करेगा, इसे क्या हम लोग कहेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था कहेंगे। और अब हम लोग देखेंगे परिक्षेपण माध्यम। तो ये बहुत कठिन होता है, इसको याद करने का नहीं जरूरी है, एग्जाम में ऐसा पूछता नहीं है कभी भी। तो वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था रहता है, वो माध्यम हो गया, विलायक के जैसा हो गया। तो विलायक के जैसा कौन हो गया, परिक्षेपण माध्यम हो गया। समझ में आ गया, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं उसे, अर्थात विलायक जिसमें पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। मतलब ऐसा विलायक जिसमें ये पूरी तरीके से क्या रहते हैं, वितरित रहते हैं। तो कौन वितरित रहते हैं, परिक्षेपण माध्यम में कौन वितरित रहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था, याद रखना, बस तुम्हें बस इतना ही याद करना है। तो अब देख सकते हो हमारा नया टॉपिक क्या है बच्चों, टिंडल इफेक्ट यानी कि टिंडल प्रभाव। तो अभी मैंने तुरंत तुम्हें बताया कि किस तरीके से जब ये लाइट प्रकाश इस तरीके से जाता है तो सॉल्यूशन में, कोलाइड में और सस्पेंशन में तीनों प्रभाव मैंने दिखाया था। और किस तरीके से मैंने तुम्हें बताया था कि जब लाइट यहाँ कोलाइड के पार्टिकल से टकराता है या सस्पेंशन के पार्टिकल से टकराता है तो उसका जो प्रकाश का रास्ता है बच्चों वो क्या होता है, दिखना शुरू हो जाता है। तो यहां पर इस तरीके से तुम देख सकते हो, हम इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। तो अब तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा बच्चों वह है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो तुम देख सकते हो कोलाइड के छोटे छोटे कण प्रकाश की किरण को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, यानी कि स्कैटर कर देते हैं। और इस प्रकार के से जो प्रकाश का यहाँ जो रास्ता है वह दिखना शुरू हो जाता है, और उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, टिंडल प्रभाव कहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये तुम्हारे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो यही शुरू से हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों कि जो सॉल्यूशन होगा तुम्हारा उसमें क्या होगा, सॉल्यूशन मतलब समझ में आ रहा है ना, कि यहां पर टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ये विलयन हो गया, कोलाइड में तुमको टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा।
ये देखो यही कोलाइट दिख रहा है, ये प्रकाश का रास्ता तुम्हें साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा। तो मैंने शुरू में भी तुम्हें दिखाया था और सस्पेंशन में भी ये तुम यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ देखो एक्चुअल में ये लाइट आ रहा है और किस तरीके से यहाँ टिंडल प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ देख सकते हो टिंडल प्रभाव को दिखाने वाले कोलाइट्स के सामान्य उदाहरण। ये देखो, ये देख सकते हो जंगल में किस तरीके से ये प्रकाश का जो रास्ता है वो साफ साफ तुम्हें दिख रहा है। या कभी कभी देखोगे बच्चों, जब धूल भरा रूम होता है और किसी छेद से प्रकाश आ रहा होता है तो उस प्रकाश का मार्ग क्या होता है हमें दिखता है। या फिर तुमने जब प्रोजेक्टर देखा होगा तो देखा होगा प्रोजेक्टर जब लाइट फोकस करता है तो उसका भी रास्ता हमें दिखता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इसको तुम एकदम याद कर लो बच्चों। तो चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, वह है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो मिश्रण के बारे में तुमने पढ़ लिया है, मिश्रण के प्रकार भी तुमने पढ़ लिया है। अब हम लोग को देखना है कि मिश्रण का जो घटक है उसको कैसे एक दूसरे से अलग करते हैं। जैसे कि मान लो चीनी और पानी का मिश्रण है तो कैसे चीनी और पानी को अलग करेंगे, तो क्या तुम बता सकते हो? अरे ये तो बहुत सिंपल है बच्चों, हम लोग वाष्पीकरण करेंगे, चीनी पानी का घोल है उसको गर्म करेंगे तो पानी अलग हो जाएगा, चीनी अलग हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो अलग अलग मिश्रण होते हैं उनको अलग करने की कुछ विधियां होती हैं जिसको हम लोग को यहाँ पर पढ़ना होगा। तो मिश्रण तो तुम समझ गए हो बच्चों, एक होता है समांगी मिश्रण जैसे चीनी और पानी का घोल, और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण जैसे पानी और तेल का घोल। तो हम लोग को विधि पढ़ना है, मेथड्स पढ़ना है, जिसमें इन दोनों मिश्रणों में से उसके घटकों को क्या कर देना है, अलग करना है। तो बहुत अलग अलग प्रकार की विधियां हैं बच्चों और इससे जरूर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। तो यहाँ देख सकते हो मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर आदि। परंतु कभी कभी इन घटकों को अलग करने के लिए विशेष तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी तरीके से जो समांगी मिश्रण होते हैं उनको भी पृथक करने के लिए बहुत अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। तो विषमांगी मिश्रण, बहुत सारा विषमांगी मिश्रण ऐसा होता है इसको सिर्फ छान दो तो भी अलग हो जाएगा, लेकिन सिर्फ छानने से हर मिश्रण में से घटक अलग अलग हो जाएंगे क्या? नहीं। तो घटक तो समझ में आ रहा है ना, घटक मतलब दो तीन चीज मिलकर यदि मिश्रण बना हुआ है तो उन दो तीन चीजों को हम लोग उसका घटक कहेंगे। जैसे शरबत जो मैंने बताया, पानी और चीनी से मिलकर शरबत बना, मिश्रण बना, तो इस मिश्रण का क्या घटक हो गया, पानी और चीनी, ये दोनों घटक हो गया। तो पानी को अलग करना है, चीनी को अलग करना है, तो ये घटकों को अलग करना हो गया, पृथक्करण हो गया। समझ गए? अब चलो तो देखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं बच्चों। बहुत सारी विधियां हैं, जैसे सबसे पहला वाष्पीकरण, अपकेंद्रण विधि, पृथक्करण विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, क्रोमेटोग्राफी, आसवन विधि, साथ ही साथ प्रभाजी आसवन विधि और क्रिस्टलीकरण। इन सब के द्वारा हम लोग मिश्रण में से उनके घटकों को अलग करते हैं। लेकिन अब यहां पर हम लोग एक एक को पढ़ेंगे क्योंकि एक एक से क्वेश्चन यहां पर आता है। तो यहां पर सबसे पहला हम लोग देखेंगे वाष्पीकरण विधि। तो वाष्पीकरण विधि किसे कहते हैं? तो तुम देख सकते हो इस विधि में द्रवीय पदार्थों को गर्म करके क्या कहता है, वाष्पीकृत कर दिया जाता है और मिश्रण के बाकी कण शेष रह जाते हैं। तो बहुत ही आसान है बच्चों, तुमने घर में भी देखा होगा ये किया जाता है। जैसे कि चीनी और पानी के मिश्रण से चीनी को अलग करना। तो क्या तुम जानते हो कि नमक कैसे बनता है बच्चों? तो जो समुद्र से नमक प्राप्त करते हैं, तो जो समुद्र में समुद्री जल होता है उसमें नमक घुला हुआ रहता है, तो उसको वाष्पीकृत करते हैं तो पानी उड़ जाता है और हमें नमक प्राप्त होता है। तो इस तरीके से नमक को बनाया जाता है। तो यहां देख सकते हो एक प्रयोग दिखाया गया है जिसमें कि स्याही जो होता है, जानते हो बच्चों स्याही क्या होता है? स्याही में डाई रहता है, रंग रहता है, उसको क्या किया जाता है, पानी में मिला दिया जाता है तो स्याही बन जाता है। तो स्याही में से डाई को कैसे अलग करेंगे? तो बहुत आसान है, वाष्पीकरण के द्वारा करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से बीकर लगाया गया है और यहाँ पर वाच ग्लास में स्याही को रखा गया है और यहाँ पर इसको गर्म करेंगे तो वाष्प उड़ जाएगा और स्याही का डाई बच जाएगा।
तो यदि तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों, या फिर जरूर पूछा जाएगा कि स्याही में से डाई को कैसे पृथक्करण किया जाता है, कैसे सेपरेट किया जाता है, कैसे अलग किया जाता है, तो तुम उत्तर देना कि उसको वाष्पीकरण के द्वारा अलग किया जाता है। तो देखो यही है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण में बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि समुद्री जल से नमक को प्राप्त करने में वाष्पीकरण उपयोग किया जाता है, जल से काले रंग की स्याही को अलग करने के लिए या फिर डाई को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाष्पीकरण का उपयोग करते हैं। देखा कितना आसान था। चलो दूसरा देखते हैं, अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि देखो यहां पर बच्चों, जैसे कि इसको यहां पर तेजी से घुमाया जा रहा है, तेजी से घुमाया जा रहा है, तेजी से घुमाने के कारण इस पर एक अपकेंद्रण बल कार्य करता है। यहां पर कौन सा बल कार्य करता है बच्चों, एक अपकेंद्रण बल कार्य करता है। तो यहां पर अपकेंद्रण बल को और अच्छे से समझ सकते हो, जैसे देख सकते हो वॉशिंग मशीन में कपड़े को जब धोते हैं तो यहां भी एक अपकेंद्रण बल कार्य करता है। एक होता है अभिकेंद्र बल और एक क्या होता है, अपकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल क्या होगा, जब सेंटर की ओर बल लगेगा, मान लो कि इस तरीके से यहां पर गोल है और यहां पर सेंटर की ओर इधर बल लगता है तो इसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल। और जब इसको तेज घुमाया जाए और बाहर की ओर बल लगता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपकेंद्र बल। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर एक पत्थर लेंगे, पत्थर को धागे से बांधेंगे और ऐसे ऐसे घुमाने लगेंगे, तो पत्थर अंदर आना चाहेगा या बाहर जाना चाहेगा छूटने के बाद। देखो पत्थर लिया, धागे से बंधा, इसे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो पत्थर क्या करना चाहेगा, बाहर फेंकाना चाहेगा। यदि तुम धागा छोड़ दो तो बाहर चला जाएगा। तो वहां पर कौन सा बल कार्य कर रहा है बच्चों, अपकेंद्रण बल कार्य कर रहा है। तो मतलब जो बाहर की ओर लग रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपकेंद्रण बल कहेंगे। तो तुमने देखा होगा जब मट्ठा महते हैं इस तरीके से, तो उसमें से जो क्रीम होता है वह निकल के बाहर पड़ता है, ठीक है, तो वो कौन सा बल हो गया, अपकेंद्रण बल हो गया। तो अपकेंद्रण बल का प्रयोग करके भी हम लोग क्या करते हैं, मिश्रण में से पदार्थों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। जैसे मैंने बताया दूध से क्रीम को निकालना, तो दूध को मथा जाएगा तो क्रीम पूरा एकदम देखोगे बगल बगल लग जाएगा, तो वह क्या हो गया, अपकेंद्रण बल के कारण हो गया। दही को मथना, दूध को मथना, इस तरीके से देखोगे तुम कपड़ा धोना, किसी में धोना, वॉशिंग मशीन में धोना, या फिर देखोगे जो ब्लड होता है बच्चों, ब्लड में यानी कि रक्त में से क्या करते हैं हम लोग, रक्त के प्लाज्मा को यदि अलग करना होता है तो उसके लिए भी क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं। तो जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में इसका प्रयोग किया जाता है। तो तुम कभी जाना जांच घर में देखना कि ब्लड को ऐसे डाल देंगे इस छोटे से परखनली में, मतलब ये डब्बा टाइप रहेगा, बंद रहेगा, और इसको मशीन से पूरा एकदम घर घर घुमाया जाएगा, या कभी कभी हाथ से भी इसको घुमाया जाता है। तो ये क्या होता है, इतना तेजी से घुमाया जाता है कि अपकेंद्रण बल के कारण इसका रक्त का प्लाज्मा क्या होता है, अलग हो जाता है। इस तरीके से डेयरी में क्रीम को अलग करना, मक्खन को अलग करना, कपड़े धोने की मशीन में भी अपकेंद्रण बल का उपयोग किया जाता है। और वहां पर तुम्हारा देखोगे कि पदार्थों को क्या किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है। अब यदि विषमांगी मिश्रण की बात करें हम लोग, तो पृथक्करण विधि द्वारा इसको क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। जैसे देख सकते हो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण। तो जो अघुलनशील द्रव हैं या विषमांगी द्रव हैं जो कि घुल मिल नहीं रहे अच्छे से, उसको इस तरीके से तुम अलग कर सकते हो। जैसे देखो तेल और पानी का यदि मिश्रण है, तो तेल और पानी का मिश्रण को यदि छोड़ दिया जाए तो तेल ऊपर जम जाता है और पानी क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। तो ये कैसे होता है, इसके घनत्व के आधार पर ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। तो घनत्व के अनुसार कोई द्रव ऊपर चला जाएगा और कोई द्रव क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब यहाँ कीप का प्रयोग देखो, यहाँ पर क्या रहेगा, एक स्टॉप कॉर्क रहेगा, पानी और तेल का मिश्रण है, तो तुम जानते हो तेल ऊपर चला जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। तो इसको खोलेंगे यहाँ से, पानी को धीरे धीरे हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो बच क्या जाएगा, सिर्फ तेल बच जाएगा। और फिर इस तरीके से पृथक्करण हो गया। अब इसका उपयोग क्या कर सकते हैं, तो तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को अलग करने के लिए, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने के लिए भी इस विधि का उपयोग करते हैं।
अब आ गया तुम्हारा बच्चों ऊर्ध्वपातन विधि। तो चैप्टर 1 को जाके देखो, वहां मैंने बताया कि ऊर्ध्वपातन क्या है। तो ऊर्ध्वपातन मैंने बताया है कि यदि ठोस से डायरेक्ट क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, या गैस से डायरेक्ट कोई चीज ठोस बन जाता है, तो इस विधि को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। क्या बोलते हैं बच्चों, ऊर्ध्वपातन। जैसे यूजुअली क्या होता है, ठोस है पहले द्रव में बदलेगा, द्रव से गैस में बदलेगा, गैस है तो गैस से द्रव में बदलेगा, द्रव से ठोस में बदलेगा, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या, ठोस से सीधे गैस, गैस से सीधे ठोस, ठीक है। तो उसका प्रयोग करके हम लोग चीजों को अलग करते हैं। जैसे मान लो कि अमोनियम क्लोराइड है और नमक है, अमोनियम क्लोराइड और नमक मिक्स हो गया है, इन दोनों को तुम चाहते हो कि अलग करो, तो यहां पर इसको कैसे अलग कर सकते हैं। तो जो अमोनियम क्लोराइड है बच्चों, वह एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है। तो जैसे ही नमक, यहां देख लो, नमक और अमोनियम क्लोराइड को मिश्रण को यहां रखा हम लोगों ने, इसको जैसे ही गर्म करेंगे अमोनियम क्लोराइड उड़ने लगेगा, और ये उड़ने लगेगा तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ हम लोग को प्राप्त हो गया, और नमक जो है बेचारा नीचे ही रह जाएगा क्योंकि वो तो उड़ नहीं पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं उड़ पाएगा, क्या तुम बता सकते हो? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन होता है लेकिन नमक में ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, इसलिए अमोनियम क्लोराइड उड़ जाएगा लेकिन नमक जहां है वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों तुम इसको लिख सकते हो। चलो अनुप्रयोग देख सकते हो, देखो यहां लिखा ही हुआ है, कपूर और लोहे के बुरादे को अलग करने के लिए। तो तुम्हें तो पता है ना कि कपूर में भी ऊर्ध्वपातन होता है, जिससे कि कपूर ठोस से सीधे गैस में, गैस से सीधे ठोस में, तो कपूर का भी ऊर्ध्वपातन होगा। तो तुम आसानी से कपूर और लोहे के चूर्ण को ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग कर सकते हो। अब देखो ये है बच्चों क्रोमेटोग्राफी विधि। तो क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा देख सकते हो कि इंक का जो अलग अलग प्रकार का डाई है, एक इंक है उसमें अलग अलग प्रकार का डाई है, उसको अलग अलग करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं, यहाँ देखो, पानी ले लिया इतना और एक पेपर का स्ट्रिप ले लिया, उस पर एक बूंद लगा दिया, किस चीज का, इंक का डाल दिया, और उस पेपर को यहाँ लटका दो और यहाँ पर पानी को रहने दो, पानी में इतना थोड़ा सा इसको डुबा दो। तो कुछ देर बाद देखोगे यहाँ पर पेपर में से यह जो डाई है, ये देखो ये ऊपर चढ़ना शुरू होगा, और हरा रंग का डाई, नीला रंग का डाई, लाल रंग का डाई, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, अलग अलग दिखना तुमको शुरू हो जाएगा। मतलब पेपर में एक बूंद इंक डाला था, इंक में अलग अलग तरीके का डाई था, अलग अलग रंग का डाई था, तो वो सारा डाई क्या हो जाएगा बच्चों, अलग अलग हो जाएगा। और ये विधि है बच्चों क्रोमेटोग्राफी की विधि। देखो यहाँ पर ऐसे किया था, देखो ये रंग ऊपर चढ़ रहा है, तो ये जो है रंग क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा, और इस तरीके से पृथक्करण यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा। तो डाई में रंगों को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाएगा। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाएगा, बोलो, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाएगा। रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। देखा तुमने, ये जो पेपर निकलेगा ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा, तुम खुद से भी घर में भी कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले रहते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए उस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो यदि ये जल में घुलनशील है तो सभी को उसमें क्रोमेटोग्राफी का यहाँ उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ देखते हैं। अब इसके बाद है बच्चों प्रभाजी आसवन विधि और आसवन विधि। तो सबसे पहला देख सकते हो आसवन विधि। तो आसवन विधि का उपयोग करके हम लोग मिश्रण को पृथक करने में इसका मदद करते हैं। तो कैसा मिश्रण हो गया, जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांक के बीच क्या होता है, अधिक अंतराल होता है। तो इसको मैं समझा रहा हूं तब तुमको समझ में आएगा। जैसे कि मान लो दो यहाँ पर जल और एसीटोन, जल और एसीटोन का विलयन हो गया है, मतलब जल और एसीटोन का मिक्सचर है, मिश्रण है तुम्हारे पास, और तुम चाहते हो कि यार मैं एसीटोन को अलग कर दूं और जल को क्या कर दूं, अलग कर दूं। तो यहाँ पर जो एसीटोन है वह जल्दी क्या होगा, वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है, और जो जल है वो देर से वाष्प में बदलना शुरू होता है। तो यहाँ पर यदि हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ जैसे ही गर्म करेंगे एसीटोन तो उड़ना शुरू हो जाएगा। तो एसीटोन जब उड़ेगा तो एसीटोन को क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर जमा कर लेंगे, और जल है वो वहीं पर रह जाएगा क्योंकि उतना
जल्दी वाष्पीकृत वो नहीं होगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर कितना है, 25 केल्विन होना चाहिए। 25 केल्विन का अंतर होगा तब आसवन विधि का हम लोग उपयोग करेंगे, और नहीं होगा तो फिर दूसरा उपयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझे क्या? यहां पर जो एसीटोन है वो जल्दी वाष्प बनेगा, उड़ जाएगा जल्दी, लेकिन जो पानी है बेचारा वहीं रह जाएगा। तो एसीटोन उड़ गया, उसको यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। पानी जो था वो वहीं पे रह गया, तो पानी अलग एसीटोन अलग, इस तरीके से यहाँ देख सकते हो पूरा दिखाया गया है। ठीक है ना। चलो अब आ जाता है प्रभाजी आसवन विधि। तो प्रभाजी आसवन विधि में हम लोग प्रभाजी स्तंभ का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखो प्रभाजी कॉलम, ये देख रहे हो, इसका उपयोग करते हैं। यानी कि 25 के से यहाँ पर क्वथनांक में कम अंतर रहेगा तो फिर प्रभाजी आसवन का हम लोग उपयोग करेंगे, और उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं जो संघटक हैं कोई मिश्रण के, उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग करेंगे। यहाँ पर प्रभाजी स्तंभ के बारे में देख लो। प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि ये जो प्रभाजी कॉलम है या प्रभाजी स्तंभ है, ये क्या करता है। तो ये क्या करता है, वाष्प को ठंडा करके उसको संघनित करने में क्या करता है, उसके लिए सतह प्रदान करता है। तो यहां पर तुम देख सकते हो, यहां देखो इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पर जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम से अलग अलग पदार्थों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे पेट्रोलियम में क्या होता है, पेट्रोलियम में तुम्हारा डीजल होता है, केरोसिन होता है, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, नेफ्था होता है, फिर तुम्हारा और भी पदार्थ मिले रहते हैं। तो उनको कैसे हम लोग अलग कर पाते हैं, तो इस प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। इसको और डिटेल में तुम आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। अब हम लोग को देखना है यहाँ पर कि वायु के घटकों को हम लोग कैसे पृथक करते हैं। तो वायु के घटक क्या हो गया बच्चों, ये जो हमारा वायुमंडल है, इसमें जो वायु है, इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये सारे गैसेस। तो इसको भाई हम लोग अलग करना चाहते हैं। यहाँ पर तो सब मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड, ये समांगी मिश्रण है। तो इसमें से हम लोग कैसे इसके घटकों को अलग करेंगे, क्या तुम बता सकते हो? हाँ बच्चों, वही हम लोग को देखना है। तो यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले इसको तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग द्रवीभूत करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो वायु है हमारे पास, तो वायु का दाब को बढ़ाना है, तापमान को घटाना है। वायु, ये तो तुम्हें बताया है ना मैंने चैप्टर 1 में कि कैसे हम लोग गैस से द्रव में बदलते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, तापमान को घटाकर दाब को बढ़ाकर। तो दाब को बढ़ा दिया, तापमान को घटा दिया, तो यहां पर वायु क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, द्रव में बदल गया। वायु किस में बदल गया, द्रव में बदल गया। अब जब वायु द्रव में बदल जाएगा तो प्रभाजी आसवन कॉलम में इसको धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और प्रभाजी आसवन कॉलम में जब इसको गर्म करेंगे तो विभिन्न ऊंचाइयों पे गैस हमें प्राप्त हो जाएगा। नाइट्रोजन अलग मिल जाएगा, ऑक्सीजन अलग मिल जाएगा, सब हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देख सकते हो जो ऑक्सीजन का क्वथनांक है वह क्या है, -183 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर ऑर्गन का क्या है, -186 डिग्री सेल्सियस है। नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस है। इस तरीके से इसको याद भी कर सकते हो थोड़ा बहुत। और इसको इस तापमान को अचीव करा के हम लोग ऑक्सीजन अलग प्राप्त कर लेंगे, ऑर्गन अलग प्राप्त करेंगे और नाइट्रोजन अलग प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहां पर तुम देख सकते हो, इसका चित्र को भी दिखाया गया है कि वायु के घटकों को क्या किया जा रहा है, पृथक किया जा रहा है। तो यहां देख सकते हो सबसे पहले ये वायु हो गया। ठीक है, अब वायु जो हो गया उसमें दबाव बनाया जा रहा है, दबाव बनाने के कारण और गर्म किया जा रहा है। यहाँ देखो गर्म वायु यहाँ पर भेजा जा रहा है और ये जल निर्गत किया जा रहा है, ये सारा प्रोसेस है। तो इसमें क्या होगा, जो वायु है वह शीतल हो गया और मतलब द्रवीभूत हो जाएगा। और द्रवीभूत वायु को क्या किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, फिर उसको भेजा जाएगा प्रभाजी आसवन चेंबर में। और फिर यहाँ देख सकते हो, यहाँ से तुम्हारा प्रभाजी आसवन कॉलम या चेंबर जो भी बोलो,
यहाँ देखो प्रभाजी आसवन कॉलम है तो नाइट्रोजन अलग निकल जाएगा, ऑर्गन अलग निकल जाएगा, ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा और इसको अलग अलग सेपरेट कर लिया जाएगा। तो ये है तुम्हारा प्रोसेस। तो यहाँ देख सकते हो इसका प्रयोग किस में कर रहे हैं, प्रभाजी आसवन के द्वारा क्या क्या कर रहे हैं, वायु से विभिन्न गैसों को पृथक कर रहे हैं, पेट्रोलियम उत्पादों को उनके विभिन्न घटकों से हम लोग क्या कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं, किसके द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। अब देखो लास्ट बचता है तुम्हारा क्रिस्टलीकरण विधि। तो क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं जिसमें गंदगी को हम लोग पृथक कर देते हैं। तो यहाँ देखो क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। मतलब यहाँ पर हम लोग शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त करते हैं और गंदगी निकल जाता है, पृथक हो जाता है। तो हम लोग पृथक्करण ही तो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इस विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। ठोस पदार्थ है उसमें गंदगी है तो गंदगी निकालना है तो उसके लिए इसको उपयोग करेंगे। जैसे कि समुद्री जल से प्राप्त नमक की अशुद्धियों को अलग करने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसका अनुप्रयोग क्या हो गया, समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए और अशुद्ध नमक से फिटकिरी को पृथक करने के लिए। तो देखो यहाँ पर मैं इसका प्रोसेस बता रहा हूं। तो तुमने क्या लिया, पानी लिया, पानी में कॉपर सल्फेट को क्या किया, मिला दिया। फिर से समझो, कॉपर सल्फेट है, इसमें बहुत सारी गंदगी है, तुम चाहते हो कि इसके गंदगी को मैं हटा दूं। तो कैसे हटाया जाए, तो इसका जो कॉपर सल्फेट है इसको पानी में हम लोग क्या कर देंगे, घोल देंगे। तो देखो यहाँ पानी में हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको घोल दिया। अब इसको घोलने के पश्चात इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ देर के लिए रख देते हैं। तो बच्चों इसमें ऐसा गुण होता है, जो क्रिस्टल है खुद ही, ये जो कॉपर सल्फेट है खुद ही कुछ देर बाद क्या हो रहा है, थोड़ा सा गर्म भी करेंगे इसको, खुद ही क्या हो जाएगा, क्रिस्टल बनना शुरू हो जाता है। तो कुछ गर्म करके थोड़ी देर बाद इसको छोड़ दोगे तो देखो ये क्रिस्टल बनना शुरू हुआ और ये जो क्रिस्टल बनेगा एकदम प्योर रहेगा, शुद्ध रहेगा। तो गंदगी कहाँ गया, गंदगी इधर पानी में तुम्हारा रह गया। तो इस तरीके से देखोगे ये प्योर क्रिस्टल हमें प्राप्त हुआ और गंदगी से निकल गया, वो पानी में चला गया। तो इस तरीके से क्रिस्टलीकरण के द्वारा हम लोग पदार्थों को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। अब बच्चों एक लास्ट टॉपिक बच जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा बात है बच्चों, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में एक ही बात याद रखना है, यदि पुराने पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण होता है तो हम लोग बोलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन है, और पुराने पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं तुम्हें, यहां देख सकते हो, यहां पर मेरे पास कॉपी है, इसकी पेज है। तो यहां देखना मैंने इसे मोड़ दिया। तो जब मैं इसे मोड़ रहा हूं तो क्या ये नया पदार्थ बन गया कि वही है, कागज ही है, नया पदार्थ नहीं बन रहा है। चलो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ फाड़ देता हूं। तो फाड़ने से भी क्या हुआ, इसका शेप चेंज हो गया, लेकिन ये क्या है, ये है कागज ही है। यानी कि इस तरीके के परिवर्तन को हम लोग कहेंगे भौतिक परिवर्तन। इसका शेप बदल दिया, साइज बदल दिया, आकृति बदल दिया, आकार बदल दिया, कुछ भी किया, लेकिन ये तो कागज ही है ना बच्चों। लेकिन अब इस कागज को मैं क्या करूंगा, माचिस से इस तरीके से जला दूंगा। तो जैसे ही माचिस से मैंने इसे जला दिया तो ये अब कागज CO2 बन गया, राख बन गया और CO2 बन गया, मतलब नया पदार्थ बन गया। तो जब नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है बच्चों, बताओ, वहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पर, मान लो कि तुम्हारे पास एक मैग्नीशियम का रिबन है, इस तरीके से मान लो क्या है बच्चों, मैग्नीशियम का रिबन है। इस मैग्नीशियम के रिबन को हम लोगों ने इस तरीके से काट दिया तो भी ये क्या है, मैग्नीशियम ही है। यानी कि पहले केमिकल क्या था, पहले क्या रसायन था, मैग्नीशियम, अभी भी क्या है, मैग्नीशियम है। अब इसको हम लोगों ने इस तरीके से इस चमोड़ ममोड़ दिया, फिर भी ये क्या है, मैग्नीशियम ही है। तो इस तरीके का जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग कहते हैं बच्चों भौतिक परिवर्तन। लेकिन अब देखना, अब ये मैग्नीशियम है बच्चों, इसको हम लोग माचिस लगा के जला देंगे, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जल जाएगा तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी नया पदार्थ बन गया।
तो जब नया पदार्थ बन जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि भोजन का पचना, भोजन जब पचता है तो नया पदार्थ बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पकना, लोहे पे जंग लगना, सब्जियां काटने से चाकू का रंग बदलना, लकड़ी एवं कागज को जलाना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इससे जरूर क्वेश्चन आता है, एकदम याद रखो, एक क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक, छांटिए, तो तुमको छांटना पड़ेगा। अब पेड़ को काटना, पेड़ को जैसे काट दिया तो उसमें नया पदार्थ थोड़े ना बना, पेड़ तो लकड़ी जो था वो लकड़ी ही रह गया। अब देखना, बर्फ का पिघलना, तो बर्फ क्या है, H2O है, वो जब पिघल गया तो भी H2O हो गया, वो जब वाष्प बन गया तो भी H2O है, यानी नया रसायन नहीं बना है, इसलिए वह क्या हो गया, एक भौतिक परिवर्तन हो गया। जल का साधारण नमक में घुलना, जल को साधारण नमक में घोल दिया तो जल जल ही है, नमक नमक ही है, वहां नया चीज कुछ नहीं बना है। फलों से सलाद को बनाना, वह भी क्या है, वही चीज है। तो नया पदार्थ जब तक नहीं बनता है तब तक हम लोग बोलते हैं कि यहां पर कौन सा परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। तो यदि एग्जाम में आएगा तुमको कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर करिए, तो ये अंतर हम कर सकते हैं। सबसे पहला, भौतिक परिवर्तन में नए रसायन का निर्माण नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ या नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का संगठन नहीं बदलता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का संगठन बदल जाता है। ये समझ गए? तो ये सारा तुमको यहां पर लिखना होगा। तो बच्चों, यदि तुम हमारे चैनल से पढ़ते हो, हमेशा पढ़ते हो, डेली पढ़ते हो, तो बच्चों सब्सक्राइब करके ही पढ़ो। और बच्चों वीडियोस को क्या करो, शेयर करो, ताकि 9th क्लास के भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकें। कमेंट बॉक्स भी देखो और प्लेलिस्ट खोल के देखो, सारे वीडियोस तुम्हें वहां पर मिलेंगे। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।